नमस्ते दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। और रोज़ की भांति आज 4 बजे मैं फिर आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। जनरल स्टडी का पार्ट है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और लगातार हम संविधान के ऊपर कुछ इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर हमने पिछले क्लासों में लगातार उस पर एक दृष्टिपात किया था। और वो जो टॉपिक था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसलिए इम्पोर्टेंट था कि उसका कोई एक सिलसिलेवार चैप्टर नहीं मिलता। वो एक सिंथेसाइज अप्रोच था कि डिफरेंट वर्ल्ड हिस्ट्री की किताबें और इंडियन हिस्ट्री की किताबें, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रेनेसा, इनलाइटनमेंट, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, बहुत सारे टॉपिक थे जिसका हम लोगों ने एक विश्लेषण, उस विश्लेषण को संविधान के नज़रिए से किस प्रकार देखा जाए, मैंने उसको इस प्रकार से डिजाइन किया। आप लोग सब इस क्लास में हैं, सबको धन्यवाद मेरी तरफ से। आपका सपोर्ट, आप लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में आकर मुझे सपोर्ट किया और इसलिए मैं आपका एक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मैं अपने बारे में बता दूं, जैसा कि इंट्रोडक्शन हर क्लास के पहले देना पड़ता है, कि मैं ज्ञान प्रकाश, ज्ञान आईएएस और ज्ञान जीएस का मैं डायरेक्टर और मेरी संस्थाएं हैं। और उसके बाद मैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपके साथ जनरल स्टडी के पेपर के ऊपर डिस्कस करने के लिए उपस्थित हूँ। इसलिए धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहें। और इसके साथ साथ एक प्राकृतिक वातावरण में टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है उसको किस प्रकार से वैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए, ताकि विषय वस्तु की एक अवधारणा विकसित हो और सीधे वो मन मस्तिष्क में के ऊपर वो अपनी एक अमिट छाप छोड़ सके। तो पठन पाठन का एक तरीका ही ऐसा है कि जो आपके अगर दिमाग में बेहतर तरीके से वो स्थापित हो जाता है तो वो बहुत दूर तक रहता है, बहुत दिन तक रहता है और हम उसे बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। मैं बात करता हूं, अगर आपके पिछले सिलेबस पर जो विषय वस्तु जो पढ़ाया गया उसका एक छोटा सा एक विश्लेषण मैं इस क्लास से जोड़ता हूं, ताकि आप जो इस बोर्ड पर दिए गए तथ्य हैं, जो मैंने टॉपिक लिखा है इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट। तो ये जनरली ये जो मैंने फैक्ट लिखा है, जो आपको पीछे 3 क्लास जो लगातार हुए और जिस पॉइंट को मैंने डिस्कस किया उसी पॉइंट को मैंने रिकॉल कराने के लिए और एक आपका छोटा सा टेस्ट लेने के लिए कि उस चीज़ को आपने YouTube के माध्यम से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर क्या सीखा और अभी तक आप जान रहे थे उसमें क्या आपका एक डेवलपमेंट हुआ। मेरा प्रयास यही है कि आपको विषय वस्तु को एक वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाया जा सके। मैं उसमें थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। तो भारतीय संविधान जो विषय है उस विषय में विगत क्लास में मैं देख रहा था, विगत क्वेश्चन बैंक में मैं देख रहा था, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि डायरेक्ट कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बहुत जल्दी एक सेशन लेके आ रहा हूं, एक बहुत विस्तृत मैं रॉ मटेरियल रिसर्च कर रहा हूं, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहा हूं और एक ऐसे शानदार तरीके से मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। उस पर काफ़ी रॉ मटेरियल तैयार करने में, रिसर्च करने में और किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी किया जा सकता है पीटी के लेवल पर और मुख्य परीक्षा के लेवल पर, ये 2 बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसके बाद साक्षात्कार का लेवल जाता है। तो मैं 1-2 क्लास के बाद ही आपका संभवतः एक क्लास और जो संविधान के भाग है मैं उसको लूँगा शायद अगले क्लास में, और उसके बाद मैं आपको ये क्लास निश्चित रूप से करेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग का सिलेबस क्या है। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कवर करता है सामाजिक विज्ञानों का, इतिहास का, ज्योग्राफी का, भूगोल का, इकोनॉमी का, इंटरनेशनल रिलेशन का, करंट अफेयर का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। मतलब इस तरह का वैज्ञानिक सिलेबस है कि कोई भी इंसान अगर एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट से और कुछ की
पुस्तकों को लेकर आगे बढ़े और सिलसिलेवार एक अपना स्ट्रेटजी बनाए अगर 18 महीने का, तो निश्चित रूप में वह एक साथ बीपीएससी, पीटी और मुख्य परीक्षा की तैयारी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कर सकता है। लेकिन वो आगे की बात है, आपको बहुत जल्दी 1-2 क्लास के बाद ही एक बिहार बीपीएससी का सिलेबस, विहंगम सिलेबस, इंटीग्रेटेड अप्रोच और स्ट्रेटजी तैयारी करने का एक वैज्ञानिक अवधारणा जो हम लोगों ने 2004 से लेकर 2020 तक की एक मंथन यात्रा की है, गहन यात्रा की है जनरल स्टडी पेपर के ऊपर, उसका एक अपनी समझ के साथ और जो भी चीज़ें हैं उससे मैं आपको परोसूंगा। इसलिए आप वेट करिएगा 1-2 क्लास का। वो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गार्जियन हो, कोई भी हो, क्योंकि वो बीपीएससी की, बिहार लोक सेवा आयोग कि इवन आप यूपीएससी के भी एक विषय वस्तु की अवधारणात्मक समझ को लेकर होगा। फिलहाल हम इस क्लास पर आते हैं, देखा जाए इसको तो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट वो क्या है। तो पहले हमने शुरू किया था क्लास, वहीं से आपसे आज एक चर्चा कर रहे हैं कि क्या आप इसको कमेंट में लिखेंगे और कमेंट में मुझे आंसर देते रहेंगे जैसा भी पॉसिबल हो, और आप अपना असेसमेंट खुद करिए कि किस प्रकार आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं। क्या यूट्यूब पर वीडियो देखकर, क्या उसको देखकर छोड़ दे रहे हैं, या कॉपी किताब लेकर उसको पढ़ रहे हैं, 1-2 घंटा रिवीजन कर रहे हैं, क्या आपने एक नोट्स बुक बनाया। अगर आपको फ्रेंड्स अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसको मजाक में नहीं लेना पड़ेगा, सीरियस में लेना पड़ेगा, और छोटी छोटी नॉलेज बहुत बड़े स्तर पर हो जाती है। और फिर जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर जो जीएस का ही मैं ख़त्म करूंगा, आपको लगेगा कि 90% प्रश्न आप स्वयं किसी भी स्टेट का, किसी भी क्वेश्चन बैंक का आप कर सकते हैं। तो मैं इस क्लास को पिछले क्लास से इंटरलिंक कर रहा हूं। अगर आप प्रश्न नहीं दे पा रहे हैं तो निश्चित रूप से जाकर पिछला क्लास आप देखेंगे। पहला तथ्य जो है उसको क्वेश्चन मान लीजिए, फैक्ट मान लीजिए, तथ्य मान लीजिए, अवधारणात्मक प्रश्न मान लीजिए। तो मैं पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं कि विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, क्योंकि मैं आंसर नहीं लेकर आया हूं। और इसे आप विश्व का, भारत भी इसमें शामिल है, विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बताइए। एक प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री तक मैं बात कर रहा हूं। आप मिस्र सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फारस की सभ्यता, दरिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, उर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, जितनी सभ्यताएं देख लीजिए, उसमें से आप बताएंगे कि विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। ओके, तो मैं अब चलिए, जिन लोगों ने कमेंट में लिखा है ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ जिनका आंसर है जिनका आंसर ठीक है उनको बहुत मुबारकबाद। तो इस तरह से विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र आप जानते हैं कि भारत में उसकी जननी है, और वैशाली जो कि वज्जी महाजनपद के तहत आता था, तो वो हमारे विश्व में एक प्राचीनतम गणतंत्र की जननी मानी जाती है, और हम लोग उसी को एक लेके चलते हैं। एक विश्व में प्राचीनतम गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। हमारे का 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। आपको याद होगा कि जब आप हिस्ट्री का पढ़ते होंगे तो संविधान की दृष्टि वहाँ तक जाती है, और 16 महाजनपद, 16 महाजनपद आपको बहुत अच्छी से याद होगा, हमेशा पूछा जाता है, अभी दरोगा में भी पूछा था। तो ये 16 महाजनपद कौन कौन थे, मैं एक बार बोल देता हूँ। काशी थे, काशी, कोसल, कुरु, कंबोज, मगध, मल, मत्स, अंग, अवंती, अस्मक, वज्जी, वस्त, उसके बाद गांधार, पांचाल, सूरसेन और चेदी। ये भारत के प्राचीन 16 महाजनपद थे जिन्होंने भारत के इतिहास को निर्माण किया। उसी महाजनपद में एक वज्जी महाजनपद है जिसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। वैशाली बहुत हमारे यहाँ धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। वहाँ पर अजातशत्रु का मामा, अजातशत्रु जो बिंबिसार का बेटा था, बिंबिसार की एक शादी वज्जी महाजनपद में हुई थी। वो महावीर से जुड़ा हुआ महाजनपद है। वज्जी कुल बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से हमारे के यहाँ प्राचीन गणतंत्र की स्थापना वैशाली में हुई थी, और 16 महाजनपद से एक महाजनपद वज्जी था जिसकी राजधानी वैशाली थी। काशी, कोसल, कुरु, कंबोज, मगध, मल, मत्स, अंग, अवंती, अस्मक, वज्जी, वस्त, गांधार, पंचाल, सूरसेन और चेदी, ये भारत के 16 महाजनपद थे। तो अगला क्वेश्चन आते हैं कि विश्व का प्रथम रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन
विश्व का पहला जो लिखित संविधान किस देश के द्वारा निर्मित किया गया? ये आधुनिक इतिहास का विश्व का प्रथम रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं। विश्व का प्रथम रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ? तो निश्चित रूप से वो किस देश का संविधान था? वो अमेरिका था। अमेरिका का, विश्व का, क्योंकि अभी कुछ और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इस पर डिटेल अभी नहीं करूंगा। तो विश्व का फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय अमेरिकन पीपल्स आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ अमेरिका। तो विश्व का प्रथम संविधान किस देश के द्वारा लिखा गया? अमेरिका के द्वारा। उसके बाद, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान थ्योरेटिकल रूप से अनरिटेन है, अलिखित संविधान है, हालांकि पार्लियामेंट का विकास, संसद का विकास बहुत पहले हो चुका था, एग्जीक्यूटिव का विकास अमेरिका से पहले इंग्लैंड में हो चुका था, पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत पहले हो चुका था, लेकिन फिर भी रिटेन में पहला कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लिखा गया वो अमेरिका से। फिर एक क्वेश्चन आपको मैंने लगातार 2 दिन से मैं चर्चा कर रहा हूं, आप थोड़ा सा देखें कि अमेरिकी रेवोल्यूशन, पुनर्जागरण मतलब रेनेसा, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे क्रम से सजाए, क्रम से अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फिर पुनर्जागरण, रेनेसा को कहते हैं, रेनेसा पुनर्जागरण, फिर उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आप अरेंज इन द फॉलोइंग, एक ऑर्डर में आप सजाइए इसको अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार, मतलब कालक्रम में सजाइए अकॉर्डिंग टू टाइम कि पहले कौन सी घटना हुई थी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। आप 1 2 3 4 लिख के आंसर देंगे। चलिए मैं 10 सेकंड टाइम देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके वेरी गुड। चलिए, जिसका आंसर सही है उनको मुबारकबाद। और इसका आंसर होगा कि सबसे पहले आप क्या हो जाएगा? सबसे पहले सबसे पहले आपका पुनर्जागरण, उसके बाद क्या होगा? अमेरिकी क्रांति होगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पुनर्जागरण के बाद अमेरिकी क्रांति होगा। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1776। 1776। तो 2 पहले क्या हो जाएगा? पहले 2 हो जाएगा, पहले 2 हो जाएगा पुनर्जागरण, फिर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1776 के बाद हुआ था वो। और उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस की क्रांति, और उसके बाद आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से आपका अमेरिकी क्रांति, पुनर्जागरण, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अमेरिकी संविधान लिखने के लिए कौन सा कन्वेंशन बुलाया गया था? अमेरिकी संविधान लिखने के लिए कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? मैंने बताया था, मैंने पढ़ाया था, अमेरिकी संविधान लिखने के लिए कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? तो अमेरिकी संविधान लिखने के लिए कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? ओके, अमेरिकी संविधान लिखने के लिए 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, कौन सा? फिलाडेल्फिया सम्मेलन बुलाया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था और लगभग अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया है 1789 में, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो ये दोनों पैरेलल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसको आप अमेरिकी क्रांति की जगह इसको रख लीजिए, आपको यहाँ पर इसको एक जगह लिख लीजिए, इटली का एकीकरण। इसको सुधार लीजिए थोड़ा सा, फैक्ट बहुत क्लोज हो जाएगा। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली अब क्लियर हो जाएगा, इटली का एकीकरण, क्योंकि 1789 में दोनों घटनाएं एक साथ चलेंगी, अमेरिकी संविधान और फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इटली का यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो 1871 में था, एक सेकेंड मैं क्लियर कर लेता हूं आप लोग को। यस, 1789 से लेकर फ्रेंच रेवोल्यूशन का दौर नेपोलियन युग तक जाता है 1880 तक, और लास्टली जो फ्रेंच का लास्ट जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का जो बनता है वो जाकर आपको 1848 तक चला जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट।
और लास्टली क्योंकि बार बार राजतंत्र बदलते रहा और बार बार वहाँ पर संविधान आते रहा, एक लंबी प्रक्रिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन वहाँ बदल दिया। क्योंकि दोनों अमेरिकी संविधान जो लिखा गया 1789 में और फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, इसलिए मैं आपने इटली का एकीकरण यहाँ पर ऑप्शन बदल के कर दिया। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में, 1871 में। आइए, तो अमेरिकी संविधान लिखने के लिए कौन सा कन्वेंशन बुलाया गया था? तो अमेरिकी संविधान लिखने के लिए फिलाडेल्फिया कन्वेंशन बुलाया गया था, जो कि जेफरसन के नेतृत्व में था। जब जेफरसन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का वो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बने थे और थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने अमेरिका की सेवा की थी। तो जेफरसन वह व्यक्ति था जिन्होंने अमेरिकी संविधान को लिखने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उन्होंने ही 1787 में फिलाडेल्फिया में राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया था। 13 उपनिवेश थे और उसी तरह सम्मेलन में उन्होंने अमेरिकी संविधान का एक प्रारूप बनाया था और उस संविधान को यहाँ से कई डिस्कशन होते होते लास्टली 1789 में ये संविधान पूरा हुआ और लागू हुआ। अब तो ये क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, थॉमस जेफरसन का संबंध किस देश से है? ये तो आपका आंसर मिल गया। थॉमस जेफरसन का संबंध किस देश से है? तो थॉमस जेफरसन का संबंध अमेरिका से है। मैं थॉमस जेफरसन के बारे में कुछ मैं पॉइंट लिखा था, मैं आपको एक दो शब्द इसमें से बता देता हूँ कि थॉमस जेफरसन आपको सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट थे। थॉमस जेफरसन क्या थे? वो अमेरिका के सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट थे और थर्ड प्रेसिडेंट बने और उन पर बहुत सारी वर्ल्ड की किताबें लिखी गई हैं। उन्होंने खुद अमेरिकी संविधान के ऊपर कई किताब लिखा और उनका एक व्यक्तित्व ऐसा था कि उस पर काफ़ी रिसर्च किया गया। आप अगर नेट पर जाएंगे तो थॉमस जेफरसन के बारे में आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। उनको एक ग्रेट पर्सनालिटी के रूप में, ऑथर के रूप में, फिलोसफर के रूप में, पॉलिटिक्स के रूप में, एक लॉयर के रूप में जाना जाता है। तो थॉमस जेफरसन ये अमेरिका संबंधी थे, अमेरिका फ्रीडम स्ट्रगल में रहे थे और इन्होंने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रकार से हमारे के यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था, उसी प्रकार थॉमस जेफरसन का अमेरिकी संविधान को लिखने में बहुत बड़ा योगदान है। तो थॉमस जेफरसन का संबंध आप समझ गए किस देश से था थॉमस जेफरसन का संबंध? तो उन्होंने आपको थॉमस जेफरसन ने 1787 में 25 मई 1787 में यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, 25 मई 1787 में थॉमस जेफरसन ने एक सम्मेलन बुलाया था और उसी के संविधान के लिखने की शुरुआत। वो सम्मेलन जो बुलाया गया था वो उस सम्मेलन का नाम फिलाडेल्फिया कॉन्वेंशन था। फिलाडेल्फिया कॉन्वेंशन जो कि 1787 में हुआ, वो एक लैंडमार्क पॉइंट था अमेरिकी संविधान को लिखने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अमेरिकी संविधान लिखने की शुरुआत कब हुई? तो मान के चलिए 1787 से। अमेरिकी संविधान लिखने की शुरुआत कब हुई? 1787। और अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ? तो अमेरिका का संविधान पूर्ण रूप से, आप बताइए अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? तो अमेरिका का संविधान आप जानते हैं 1789। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका के संविधान जब लिखा गया था तो उसमें फंडामेंटल राइट को शामिल नहीं किया गया था, उसमें मूल अधिकार को शामिल नहीं किया गया था। और अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान में कब जोड़ा गया? ओके, जो स्टूडेंट मेहनत किए होंगे उन्होंने वीडियो को रिकैप देखा होगा या उसका कुछ नोट्स बनाया होगा, उन्हें ये सब क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अमेरिका का जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है ना, बोलने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी, है ना, प्रोहिबिशन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, ईटीसी, है ना, बहुत सारे हमारे का फंड, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू कल्चरल एजुकेशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता का ये जो हमारा मौलिक अधिकार है,
तो ये फंडामेंटल राइट सबसे पहले अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में 1791 में 1791 में सबसे पहले वर्ल्ड में मौलिक अधिकार सबसे पहले 1791 में अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया। और इसीलिए मौलिक अधिकार की जब हम चर्चा करते हैं तो हम इसको मैग्ना कार्टा से जोड़ते हैं कि पहली बार जनता को अधिकार ब्रिटेन के राजा जॉन ने, उन्होंने 1215 में पहली बार जनता को दिया था मैग्ना कार्टा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बहुत लोग अच्छा आंसर लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, इतने बड़े स्तर पर लोग आंसर लिख रहे हैं और मैं हमेशा देखता हूं बाद में कमेंट आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी ये दो विश्व की घटना है, एक तो अमेरिका का संविधान उसी समय लागू हुआ और दूसरा फ्रांस की क्रांति भी 1789 में शुरू हुई। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? ये अमेरिका के क्वेश्चन यहाँ था, फिर मैं यहाँ हूँ। तो बोस्टन टी पार्टी का संबंध, देखिए आप जानते हैं कि टाइम भी चूंकि उतना ही टाइम में सब करना है। बोस्टन टी पार्टी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक स्टेट राज्य था, प्रोविंस था, मैसाचुसेट्स, जहाँ के एक फेमस MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे भारत में IIT है। इसे समझिए, ये जो अमेरिका का मैप है, अगर मैप मैं यहाँ कहीं बनाऊँ, क्योंकि ऊपर का क्वेश्चन तो हो ही गया है, तो अगर अमेरिका का अगर आप मैप देखेंगे छोटा सा, बहुत बड़ा तो बनाने की संभावना नहीं है, तो मैं क्योंकि एक अगर ये मैं अमेरिका का एक मैप बनाता हूँ इस तरह से, ये भी हो गया क्वेश्चन। ये फ्लोरिडा, अमेरिका के ये फ्लोरिडा प्रांत है और ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये याद रखिएगा, आप लोगों को कभी काम देगा। और जहाँ फ्लोरिडा लटकता है यहीं पर क्यूबा है, ठीक है। और इस तरह से अमेरिका को मैप को डिजाइन किया जा सकता है कि ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप मैक्सिको खाड़ी, इसका इसीलिए नाम पड़ गया कि यहाँ पर एक मैक्सिको कंट्री है, मैक्सिको, इसलिए बगल में जो सी का पानी है इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा गया, और ऊपर में आपके एक कनाडा है, ठीक। और यहाँ पर आपका मैसाचुसेट्स है ना, और यहीं पर इसी मैसाचुसेट्स राज्य में यहाँ पर बोस्टन एक बंदरगाह है ना, बोस्टन बंदरगाह है, ये अमेरिका के प्रोविंस है मैसाचुसेट्स। और इसी जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज खड़ी हुई थी। ये यहाँ पर जो सागर है, इस सागर का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अमेरिका के ईस्ट में ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये कनाडा, ये मैक्सिको, और ये इस तरह से छोटे छोटे कोस्टा रिका, पनामा, है ना, ये सब छोटे छोटे देश हैं। तो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका यहाँ से यहाँ तक है, जिसका ये पार्ट आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जहाँ मैसाचुसेट्स एक राज्य है, बोस्टन है, इधर ये न्यूयॉर्क है, ये सब जितने आप सिटी, हैम्पशायर, जितने सिटी समझते हैं, ये सब आपको वाशिंगटन है, ये सब जितने सिटी यही अमेरिका के इस कोस्टल में, और ये सारे सिटी अटलांटिक महासागर किनारे हैं। और इधर जाइएगा तो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज आती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जहाज आती थी तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोग भी चाय का व्यापार अपने तरीके से करते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉर्ड नॉर्थ, जो वहाँ पर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कानून पास किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिना टैक्स दिए, सिंपल एक लाइन में बता रहा हूँ, बहुत सारा इसमें हिस्ट्री है, कि लॉर्ड नॉर्थ जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कानून, अभी कुछ टाइम बच रहे हैं, उन्होंने एक कानून पारित किया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से सीधे चाय लाकर USA में बेच सकती थी। और USA के लोग जो थे, जो राज्य थे, वो किसी तरह से अवैध तरीके से इस तरह से चाय यहाँ पर खरीदते थे, और यहाँ के लोगों को, चाय व्यापारियों को काफ़ी इससे घाटा हुआ। और इस तरह से जो इंग्लैंड की उपनिवेशवादी कॉलोनियल इंपीरियलिस्ट जो पॉलिसी थी, और इंग्लैंड के राजा के इस तरह के इलीगल कानून को, फोर्सली जो कानून लागू किया जा रहा था, तो वही कारण था कि ईस्ट इंडिया की कंपनी यहाँ पर बोस्टन बंदरगाह पर खड़ी थी, और इसके सभी चाय के 300 से ज़्यादा चाय के पेटियों को 1773 में इसको इस जहाज से उतारकर समुद्र में फेंक दिया गया।
तो इसी तरह से एक तरह से ये माना जाता था कि सीधे ब्रिटिश सोवरेनिटी के खिलाफ था, सीधे ब्रिटिश सरकार के चैलेंज था, और इसका नेता था सैमुअल एडम्स। ये बोस्टन टी पार्टी का जो नेता था वो सैमुअल एडम्स था, और इस तरह से ये घटना अमेरिकी क्रांति का एक जनक हुई, और बाद में जाकर इसी तरह से बहुत दमन हुआ और 1776 में अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हो गई। अगला क्वेश्चन आते हैं। बोस्टन टी पार्टी 1773 हो गया, और किससे संबंधित था? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम संबंधी था, और ब्रिटेन के कानून के खिलाफ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पर रखे हुए सामानों को फेंका गया था। प्रारंभ में अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? तो अमेरिका में 13 उपनिवेश थे। आप जानते ही हैं। समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता का संबंध पहली बार किस देश ने नारा दिया था? तो फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा दिया गया था। वहां पर 3 तरह का समाज था, एक प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो एक में राजा रहते थे, दूसरे में सामंत जो जमींदार फ्यूडल लोग रहते थे, और तीसरे में आम पब्लिक रहता था। तो इसलिए वहां नारा दिया गया इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, और फ्रीडम, इस सब का नारा दिया गया। और ये फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख नारा रहा, जो आगे चलकर फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया। द जजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगले क्लास में बताऊंगा, इसको आप ढूंढ के लाइएगा। द जजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? एक क्वेश्चन, ताकि मैं ये चाह रहा हूं कि जब जाएंगे आप इसके तहत, तो अगले क्लास में आपका कमेंट में लूंगा कि द जजमेंट नामक, कोई अभी नेट पर देख के नहीं बताएंगे, मैं आपको बताया था कल के क्लास में, शायद आप भूल गए होंगे। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू ने कई पुस्तक लिखी, उनका सबसे, अब चूंकि मैं जिस क्लास को पढ़ाया हूँ उसी क्लास के ऊपर ये मेरा ये तथ्य है, इसलिए आपको इसमें देना जरूरी है। वेरी गुड, बहुत लोग लिख चुके हैं। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू का पुस्तक थी स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत दिया? तो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत दिया। एक और है कि वैज्ञानिक क्रांति का तत्काल प्रभाव किस आइडियोलॉजी पर पड़ा? वैज्ञानिक क्रांति का तत्काल मतलब अभी जो घटनाएं मन घट उसका तुरंत, जैसे कोरोना चल रहा है तो उसका तुरंत इफेक्ट इकोनॉमी पर पड़ रहा है, हेल्थ सर्विसेज पर पड़ रहा है। तो उसी तरह से जो वैज्ञानिक क्रांति का तत्काल प्रभाव कई चीजों पर पड़ा, लेकिन इस ऑप्शन से आपको बताना है, क्या पुनर्जागरण पर पड़ा, क्या साम्राज्यवाद पर पड़ा, क्या इनलाइटनमेंट पर पड़ा, क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन पर पड़ा। तो आप जानते हैं पुनर्जागरण तो पहले ही शुरू हो चुका था वैज्ञानिक क्रांति से, तो इसका तत्काल प्रभाव साम्राज्यवाद तो बाद में होगा। वैज्ञानिक क्रांतियों का यूज होगा, टूल्स बनेगा, उद्योग धंधे लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, उसके लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का परिणाम हुआ उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद का परिणाम हुआ साम्राज्यवाद। तो तत्काल प्रभाव फ्रेंच रेवोल्यूशन एक वैज्ञानिक क्रांति का कारण उसमें बहुत कम था, और वहाँ की असमानता, उसके अंदर की बुराइयां ज्यादा थी उसी। तो ये वैज्ञानिक क्रांति का तत्काल प्रभाव किस पर पड़ा? प्रबोधन पर पड़ा, एनलाइटनमेंट पर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हो चुका है, संविधान में कब लागू किया गया? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, 27 अगस्त 1789, 27 अगस्त 1789 का संबंध है। बहुत सारे डेट आ सकते हैं इसमें, लेकिन किससे डायरेक्ट संबंध है आप बताइए? 27 अगस्त 1789 में पहले बता चुका हूं। वेरी गुड, तो वेरी गुड, जो लोग कर चुके हैं। तो 27 अगस्त 1789 का संबंध ह्यूमन राइट से है। किससे संबंध है? ह्यूमन राइट से है। फ्रांस की क्रांति हुई थी, और फ्रांस की क्रांति में जब राजा के खिलाफ वहां की जनता आक्रमण कर दी, और थर्ड स्टेट की जब बैठक हो गया, और जब उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया, और जनता का चूंकि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का नारा था, तो ये सब क्या है? ये मूलभूत फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं। तो यही फ्रांस की क्रांति का नारा था। तो जैसे ही थर्ड स्टेट के लोगों ने शासन पर कब्जा किया, बस तुरंत, अभी फ्रांस की क्रांति तुरंत हुई ही है कि उन्होंने 27 अगस्त 1789 को समानता स्थापित करने के लिए मानव के मूलभूत सिद्धांतों का एक चार्टर पेश कर दिया, और इसी को बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार की घोषणा, जो विश्व में पहली बार फ्रांस की गई थी 27 अगस्त 1789 को। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना कहाँ हुई? जानते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और रूसो की एक प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है? तो रूसो की एक प्रमुख पुस्तक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने जनरल विल, सामान्य इच्छा
की परिभाषा बताई थी, और यही जाकर इसीलिए रूसो को फादर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का पिता कहा जाता है। और रूसो ने जो जनरल विल की कंसेप्ट दिया, उसी से एक तरह से है ना लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ, एक सामान्य कानून प्रक्रिया की अवधारणा विकसित हुई। संविधान की फेडरल संघात्मक फीचर, फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा विषय है। भारत भी अर्ध संघात्मक है, शांति काल में एक तरह से कह सकते हैं कि संघात्मक है, आपातकाल में एकात्मक है। तो जो अब फेडरल फीचर हम कॉन्स्टिट्यूशन में डील करेंगे, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की फेडरल फीचर किस देश की देन है, तो वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की देन है। मैं एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ छोड़े हुए जा रहा हूँ कि जो अमेरिका का संविधान जो लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उसमें 13 उपनिवेश थे, 13 राज्य थे। मैंने नाम बताया था, मैसाचुसेट्स है ना, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया, डेलवेयर, रोड आइलैंड, बहुत सारा मैंने राज्य बताया था, पेंसिल्वानिया, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, 13 राज्य का मैंने नाम बताया था। तो उसमें से 12 राज्य अमेरिका के संविधान जब लिखने की शुरुआत हुई तो उसमें 12 राज्य शामिल हुए थे। एक स्टेट कौन था जो शामिल नहीं हुआ था, इसका आप नाम अगले क्लास में बताएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा कि संविधान में 12 भाग, सॉरी संविधान में 22 पार्ट्स क्यों हैं, संविधान में 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स क्यों हैं। एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन की पहली क्लास होगी थ्योरेटिकल रूप से। 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लीज वॉच है ना नेक्स्ट क्लास 22 पार्ट 395 आर्टिकल। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। आप शाम को 4 बजे में लाइव क्लास आपका आएगा, निश्चित रूप से जुड़े, अधिकतम लोगों को शेयर करें प्लीज। इसके लिए आपको धन्यवाद।